मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे, और हमने अभी पढ़ा है कि जैसे थ्रो करेंगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा, उसकी मोशन चेंज कर देगा। तो देखो मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो ये मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस आ रही है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी है इसकी, बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी क्यू चार्ज को सेम v वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला कि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज को मैंने क्या किया, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर थ्रो किया। जैसे ही आप थ्रो करोगे वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको लिख दिया vx, या फिर मान लो v1। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस तरीके से इसको बोलेंगे v2, कितना, v sin थीटा। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो यहां पे मोशन कैसे करने वाला है चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होने वाली है, कि आपने q चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हुए v cos थीटा, दूसरा हुआ v sin थीटा, और इनका रिजल्टेंट क्या है, v। यहां से अगर आप देखोगे तो जो चार्ज पार्टिकल यहां पे मूव करने वाला है वो कौन से मोशन में जाएगा, वो हेलिकल मोशन में जाएगा। हेलिकल मोशन इस तरीके से कौन से पाथ को फॉलो करने वाला है, हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करने वाला है। कैसे, क्या वजह है हेलिकल में जाने की, तो अगर आप देखोगे कि v sin थीटा तो क्या कर रहा होगा, v sin थीटा की वजह से तो फोर्स लग रहा है, तो v sin थीटा तो इसको सर्कुलर पाथ में लेके जाएगा, और v cos थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये इसको क्या कराएगी, स्ट्रेट मूव कराएगी। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ के अंदर तो किसकी वजह से जा पा रहा है, v sin थीटा की वजह से, और ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है, v cos थीटा की वजह से। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कि भाई सर्कुलर मोशन भी हो रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रही है, और दोनों कंबाइंड इफेक्ट क्या दे रही है, हेलिकल मोशन दे रही है, हेलिकल पाथ दे रही है। समझ में आया यहाँ पे कि हमने क्या किया, वी रिजोल्व वेलोसिटी इन देयर कंपोनेंट्स। सबसे पहला हमारे पास आया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दिया हमने v1, और v1 कितना है, वो है v cos थीटा, यही था। सेकंड हमारे पास हमने निकाला वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, v2, जो कि होगा v sin थीटा। v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है कौन सी मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, और v sin थीटा क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और वही मैग्नेटिक फोर्स इसको कौन से पाथ में मूव कराएगा, सर्किल के अंदर घुमा देगा, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर straight line motion and v sin theta is responsible for circular motion and combined effect of both we get helical motion। क्लियर है यहां तक। यहां से अगर आप देखोगे कि यहां पे लिख देते हैं, ये तो कौन से मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वी गेट, कौन सी मोशन होने वाली है, हेलिकल मोशन होने वाली है, वो एंड में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हमें कुछ चीजें निकालनी है, क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे मोशन जो कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन भी कर रहा है। अब सर्कुलर किसकी वजह से कर रहा है, v2 की वजह से, v sin थीटा की वजह से। ठीक है, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होने वाली है, कितनी रेडियस का सर्किल बनाने वाला है, एक सर्किल का ऑसिलेशन कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है, फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, इन सब की हमें क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहां तक समझ में आया, ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, और सर्किल के लिए कौन सी वेलोसिटी है, v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, v2 रिस्पॉन्सिबल है, यानी v2 ही क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। और हमें बात भी यही करनी है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होने वाली है। तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में जा क्यों रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, v sin थीटा पे, यानी v sin थीटा की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक
एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल। कितना लगने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, वो लगने वाला है क्यू बी वी साइन थीटा को हमने क्या नाम दे रखा है, V2, तो क्यू बी V2 इक्वेशन नंबर 1। ये तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, और इसी फोर्स की वजह से वो कौन से पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा, फिक्स सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो नेसेसरी यहां पे लिख सकते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेसेसरी क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। कितनी वेलोसिटी से सर्किल में घूम रहा है, v2 से, v sin थीटा से, तो mv2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ भी है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में घूमेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, m उसका मास होगा पार्टिकल का, v वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और r सर्किल की रेडियस होगी। और इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा mv2 का स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू qbv2, और ये एक v2 से तो v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r इधर ले जाएंगे तो qb कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी आपके पास रेडियस इसकी आ जाएगी mv2 अपॉन में qb इज इक्वल टू r, यानी रेडियस क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आया समझ में। इसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपको आना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है कि जो एक सर्किल कवर करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगने वाला है चार्ज पार्टिकल को। तो हमें एक्चुअल में वैल्यू किसके निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है टाइम पीरियड की। तो यहां पे देखो सेकंड हमें किसकी बात करनी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड बात करनी है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिख देता हूं, टाइम क्या होने वाला है, टाइम होने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप देखोगे चार्ज पार्टिकल सर्किल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सर्किल की सरकमफेरेंस कैपिटल T इक्वल्स टू डिस्टेंस तो क्या होने वाली है 2πr, और किस स्पीड से सर्किल में जा रहा है, v2 से। ये हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। और r की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, mv2 अपॉन qb। तो r की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं r इक्वल्स टू, हमें पता है mv2 अपॉन क्या आने वाला है, qb। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π mv2 अपॉन qb, और डिवाइड में क्या है v2, और v2 से v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर तो बचेगा 2πm, और डिवाइड में क्या आ जाएगा qb। ये क्या आने वाला है, टाइम पीरियड आने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टाइम पीरियड की 2πm अपॉन में qb। ये टाइम पीरियड लगने वाला है चार्ज पार्टिकल को अपना एक ऑसिलेशन या एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा लगाने में। क्लियर। अब हमें बात करनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या होती है, 1/t। t हमें पता है कितना है, 2πm/qb। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ t कर दो, कितना आ जाएगा, qb अपॉन 2πm। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके अंदर फोर्थ हमें बात करनी है, फोर्थ हमारे पास आएगा, वो आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा आपका क्या होने वाला है, ओमेगा होने वाला है, ये होगा 2π न्यू या 2π/t। अब देखो 2π और न्यू हमें पता है कितना, qb अपॉन 2πm। तो यहां से न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगा, और ये होगा qb अपॉन 2πm। 2π से तो 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी qb/m। q क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, b क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और m क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल।
बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे इसके अंदर चार चीजों की बात करी कि हमें पता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करोगे तो वो हेलिकल मोशन करने वाला है। हेलिकल का मतलब सर्किल में भी घूमेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा। सर्किल में जब घूमेगा तो सर्किल की हमने सबसे पहले तो रेडियस निकाली। सर्किल की रेडियस हमारे पास आ गई कितनी, mv2/qb। रेडियस आ गई तो एक चक्कर पूरा लगाने का टाइम पीरियड निकाल लिया, 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड आ गया qb/2πm। फिर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 1/t होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 2πν हमने निकाल लिया। बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो हमें पता है कि मैंने बताया था कि v sin थीटा तो रिस्पॉन्सिबल कौन से मोशन के लिए होगा, सर्कुलर के लिए, और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको कौन सी मोशन देने वाला है, वो देने वाला है हेलिकल मोशन या हेलिकल पाथ। ये आया समझ में कि आपके पास दो वेलोसिटी है, दोनों में एक स्ट्रेट लाइन मोशन दे रही है, एक सर्कुलर दे रही है, और दोनों मिलकर क्या देगी, हेलिकल मोशन देने वाली है। अब इसके अंदर देखो स्पेशल केस हमारे पास क्या होने वाले हैं कि नोट 1 मैंने कहा कि मान लो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे थ्रो किया गया है, पैरेलल थ्रो किया गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही थ्रो किया गया है। तो केस 1 बनेगा इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन parallel to the uniform magnetic field। कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास एक कंपोनेंट तो क्या था, v1 v cos थीटा। अगर आप v cos थीटा निकालोगे यानी v cos 0 करोगे तो cos 0 कितना होगा, 1, यानी v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v ही आने वाला है। क्लियर है? cos 0 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1, तो v × 1। यही अगर आप v2 निकालोगे तो v2 कितना होगा, v sin थीटा, और sin थीटा कितना है, 0, तो v sin 0, sin 0 कितना होता है, 0, तो v2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये कह रहा है कि v1 तो v आएगा बट v2 क्या होने वाला है, 0। तो अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे कि v1 तो कितना है, v, यानी v1 की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिल रही है बट ऊपर की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब सिर्फ इधर ही जाने वाला है चार्ज पार्टिकल कि भाई आपका v sin थीटा 0 हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमेगा। v cos थीटा की वेलोसिटी से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी इसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमारे पास वैल्यू किसके आने वाली है, सिर्फ v cos थीटा की आने वाली है, v sin थीटा नहीं आने वाला। और v sin थीटा नहीं आएगा तो सर्कुलर मोशन तो नहीं करने वाला। v cos थीटा की वजह से क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो हम लिख सकते हैं सो इट्स मोशन बिकम्स स्ट्रेट ओनली, मोशन बिकम्स स्ट्रेट ओनली। आया समझ में कि आपके पास अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है तो उसकी मोशन क्या होगी, v sin थीटा तो 0 हो जाएगा, v cos थीटा रहेगा, और v cos थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। यही अगर सेकंड केस की बात करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है तो केस 2 if charge particle is thrown perpendicular to the uniform magnetic field, कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो थीटा कितना है, 90 है। तो अगर आप देखोगे v1 तो कितना है, v cos थीटा cos 90 0 होता है तो v1 तो 0 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं होने वाली भाई, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे v2 कितना है, v sin 90 का मतलब 1, तो v2 की वैल्यू क्या आने वाली है, v, मतलब सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी आने वाली है। वर्टिकल का मतलब सीधा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो किस में लेके जाएगा, इसको सर्कुलर पाथ के अंदर। यानी v sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगी, मोशन क्या होगी, सर्कुलर ओनली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो पार्टिकल की मोशन क्या होगी, इट्स मोशन बिकम्स सर्कुलर ओनली।
बताओ यहां तक आया समझ में? तो देखो मोस्टली वो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन देते हैं और वो बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं। तो हम इतना देखते ही हम क्या करते हैं, हम पाथ ऑप्शन टिक कर देते हैं हेलिकल मोशन का। हम आगे देखते ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कैसे थ्रो कर रहा है। अगर पैरेलल थ्रो कर रहा है तो पैरेलल थ्रो कर रहा है तो मोशन सिर्फ क्या होगी, स्ट्रेट ओनली होगी। अगर परपेंडिकुलर थ्रो कर रहा है तो उस केस के अंदर मोशन क्या होने वाली है, सिर्फ सर्कुलर होने वाली, एक ही सर्किल पे घूमता रहेगा। कि अगर आप देखोगे अगर पैरेलल थ्रो कर रहे हैं तो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हैं तो एक ही सर्किल पे घूमता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट तो है ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक ही सर्किल के ऊपर वो अपने चक्कर लगाता रहेगा। बट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के अलावा कुछ होगी, 30 होगी, 60 होगी, तो उसमें कोस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा, तब मोशन क्या होगी, हेलिकल होगी। तो ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए कि थीटा की वैल्यू 0 है, पैरेलल है, या फिर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। बताओ क्लियर है यहां तक? और हमने 4 चीजों की बात करी, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी निकाला, टाइम पीरियड भी निकाला, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी बात करी। और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वी विल गेट हेलिकल मोशन। बताओ क्लियर है यहां तक? ये आपके पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।